हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं पाठ 6 गद्य 3। शीर्षक है घर। घर शीर्षक के लेखक हैं भोला भाई पटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घर शीर्षक के राइटर भोला भाई पटेल का जीवन परिचय देखेंगे। भोला भाई पटेल का जन्म सन 1934 ईस्वी में, जिनका निधन सन 2012 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महेसाणा, गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृत के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर भोला भाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्ण चंद्र हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। प्रस्तुत निबंध घर में लेखक शहर में अस्थायी होने से, लेखक जो है कि शहर में अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे, जिससे वो गांव के घर को बेचने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार में बड़ी मेहनत से बनाया गया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवारों और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। इस लेख में इस घर निबंध के द्वारा लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया है। घर शीर्षक का सारांश हम लोग देख रहे हैं। लेखक और उनका पुश्तैनी घर। लेखक है और वह एक उनका जो है कि पुश्तैनी यानी पिता द्वारा बनाया हुआ एक मिट्टी का घर है। बच्चों, घर मिट्टी, कंक्रीट, सीमेंट, सलिए से नहीं बल्कि घर में रहने वाले लोगों से बनता है। जब तक घर में रहने वाले लोग नहीं हैं, तब तक वह घर जो है कि 4 दीवारी है, इससे अलावा और वो कुछ नहीं है। लेकिन जब घर में रहने वाले लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें हंसी, प्रेम, सौहार्द, परोपकार, एक दूसरे के प्रति
जिज्ञासा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना जब तक लोगों के हृदय में नहीं आती है, तब तक वो घर सिर्फ एक चार दीवारी ही होता है, इसके सिवा और वो कुछ भी नहीं होता है। हम लोग देख रहे हैं लेखक और उनका पुश्तैनी घर। लेखक, उनके सभी भाई, सभी परिवार तथा उनकी माँ शहर में अस्थायी हो गए हैं। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर है, जिसे उनके दिवंगत पिता तथा उनकी माँ ने खुद परिश्रम से बनाया था। वह घर अरसे से बंद रहता है और जर्जर होता जा रहा है। लेखक का जो गांव में घर है, वह जो है कि लेखक के पिता और पिता की माता ने, लेखक के पिता और उनके जो है कि माँ ने खुद परिश्रम, लेखक के पिता तथा उस लेखक की माँ ने खुद परिश्रम करके उस घर को बनाया था। स्टूडेंट, आपको बता दें, पहले जो मिट्टी के घर बनते थे वो किस तरह से बनते थे, एक बार आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग घर बनवाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 3D बिल्डिंगें, महल जो भी बनवाते हैं, इतने सारे वर्कर होते हैं, हमारा पैसा होता है और घर की बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। इसमें इतनी आत्मीयता नहीं जुड़ पाती है, सिर्फ हम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जो गांव में पुराने जो मिट्टी के घर बनते थे स्टूडेंट, वो घर मिट्टी के एक एक कण को मिट्टी खोद कर लोग लाते थे। मिट्टी को जो है कि पानी से भिगाते थे। आटे जिस तरह से मला जाता ना, आटा भिजाया जाता है, आटों की तरह उस मिट्टी को भिजाते थे लोग, मिट्टी को मलते थे पानी में और फिर उसका बड़ा बड़ा लोंदा बनाते थे लोग और फिर जो है कि एक एक लोंदे से दीवारों का निर्माण करते थे। बांस की एक एक बम्बुओं को काट करके उसकी फलटियों को फाड़ करके एक छप्पर बनाते थे लोग। मतलब ये एक जो है कि कण कण में उनका परिश्रम, उनकी पसीने की बूंदें शामिल होती थी। इस तरह से वो पुश्तैनी जो मिट्टी के घर थे वो बनते थे। इसीलिए उस घर से लोगों को इतनी आत्मीयता रहती थी। घर बेचने का निश्चय। गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में अस्थायी हो जाने के कारण अपने अपने घर बेच दिए हैं। अब उनमें नए लोग आ गए हैं जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं बना है। इसलिए लेखक भी अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति से गांव का घर बेच देने का निश्चय करते हैं। गांव के अधिकांश लोग जो हैं वो लोग शहर में अस्थायी रूप से निवासी हो गए हैं और उन्होंने क्या किया है, अपने गांव का घर जो है कि बेच दिया है। लेखक के घर के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपना घर बेच दिया है और उन घरों में जो है कि नए नए लोग आकर बस गए हैं, जिनका लेखक से कोई जान पहचान ही नहीं है। लेखक उनको जानते ही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि जहाँ पे कोई जान पहचान ही नहीं है तो अब उस घर को रख कर क्या फ़ायदा। वह जो है उस गांव के घर को बेचने का विचार बनाते हैं और अपनी बूढ़ी माँ से आज्ञा मांगते हैं कि माँ, तुम अगर आज्ञा दो तो मैं वो घर बेच देता हूँ। माँ ने बेटे को आज्ञा तो दिया, पर उनका मन था कि एक बार उस घर में जा कर के रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है कि इस तरह के विचार को करके वो जो है कि लोग उस पुश्तैनी घर पे पहुँचते हैं। ऊहापोह की स्थिति। घर बेचने का निश्चय करने के बाद लेखक का मन
उद्विग्न होता है। मन में विचार आता है कि पुश्तैनी मकान क्यों बेचा जाए। कितनी मेहनत से उनके पिताजी और माताजी ने उस घर को बनाया था। अब देखो, मन में उहापोह हो गई। मन में उसी समय एक टीस सी उठी। मन बार बार व्यग्र होता जा रहा था। विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का मकान बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्य ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी से ईंट लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आवा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा कि खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे कि हमने कैसे उस घर को बनाया। और आज देखो, मजदूर आते हैं, हम पैसे दे देते हैं और मजदूर घर बनाकर चले जाते हैं। पुरानी यादें लेखक को घर से जुड़ी पुरानी बातें याद आती हैं। आंगन में खेलना, दूर गांव पढ़ने जाना, बहनों भाइयों के विवाह, मंडप, पड़ोसियों से झगड़े, पशुओं के बांधने की जगहें, दादा दादी के मृत्यु, पिता के मृत्यु आदि आदि आदि। बहुत सारी चीज़ों को वो याद करने लगता है कि किस तरह से गांव के घर पे जब हम रहा करते थे, किस तरह से कि भाई बहनों के साथ दूर तक पढ़ने जाना और कि पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाना, भाई बहनों का विवाह होना, ये सारी चीज़ें उनको कि एक एक कर याद आने लगती हैं। और फिर याद आता है कि किस तरह से गोबर से लीप करके उस घर को सुंदर बनाया जाता था। जब दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय माँ ने उस घर को कि गोबर से लीप कर पुजाई हुई थी। और सब कह रहे हैं कि और कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी को भी इसी दलान में सुलाया गया था। मतलब कुछ वर्ष पहले गोबर से लीप करके दादा की मृत्यु पे दादा को, दादी की मृत्यु पे उनको और पिताजी को भी इसी जगह पर सुलाया गया था। यह घर उनके खून पसीने के बना हुआ घर था और बचपन की सारी यादें एक बार लेखक के सामने कि चलचित्र की तरह चलने लगती है। घर घर है। लेखक कह रहे हैं कि यह घर केवल 4 दीवारों से घिरा कोई मकान नहीं है। यह घर कह रहे हैं कि 4 दीवारों से घिरा हुआ कोई मकान नहीं है जिसे बेच दिया जाए। इस घर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। फिर से सोचते हैं, यह भावुकता है। जब गांव जाना ही नहीं है तो उस घर को रखने से क्या फायदा। अंत में घर निकाल देने का ही निर्णय लिया जाता है। लेखक पहले भावुक हो जाते हैं कि यह घर सिर्फ 4 दीवारों से बना हुआ, ये 4 दीवार ही नहीं है जिसे बेच दिया जाए। इस घर के लोगों की भावनाएं इस घर से जुड़ी हुई हैं। फिर वे सोचते हैं कि
यह भावुकता है। जब हम शहर में रहते हैं, हमें गांव में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर इस घर को रखने का फायदा ही क्या। अपने मन को थोड़ा कठोर करके जो है कि घर को बेच देने का एक बात करते हैं। और फिर जो है कि घर बेचने की बात पर बेचने से पहले ये लोग क्या करते हैं, एक बार उस घर में जा कर के साथ रहने का निर्णय लेते हैं कि एक बार जो है कि सभी लोग उस घर में जा कर के साथ साथ रहते हैं। और फिर क्या हुआ, घर जाने का जैसे निर्णय लिया गया, घर बेचने के पहले लेखक और उनके सभी भाई एक बार सब परिवार अपने गांव उस गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। फिर लंबे अरसे बाद वह घर खुलता है और परिवारजनों से सूना घर गुलजार हो जाता है। लंबे समय के बाद जब वह बंद घर खुला, देखते देखते छोटे बड़े परिजनों से वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था, जो खरीदने वाला था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद लेखक कहते हैं, मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। जैसे इतने दिनों से पिताजी की मृत्यु के बाद बच्चे बड़े हैं, शहर में सेटल हो गए हैं, और माँ को भी ये लोग शहर लेकर चले गए थे, लेकिन माँ उस शहर के घर में कभी भी खुश नहीं रहती थी, लगभग हमेशा उदास ही रहती थी। लेकिन जैसे ही माँ इस घर में आती है, जैसे ही वो इस घर में आती है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। वह जो है कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत सी खुशी नजर आने लगती है। माँ की प्रसन्नता। पुराने घर में आने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न लेखक की माँ थी। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद वे लगभग उदास ही रहती थी। वे वहां आकर सबके बीच प्रसन्न हो गई थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने घर पर आई। लेखक की व्यग्रता। लेखक को इस घर में बिताई पुरानी यादें याद आती हैं और वे उन्हें व्यग्र करती हैं। पुरानी बातें जैसे याद आती हैं, व्यग्र करती, उन्हें लगता है जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही हो कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए इसे दूसरों को देकर चले जाना चाहते हो। लेखक का मन ऐसा महसूस कर रहा था। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया वह। अब वहां खाली नान थी, खूंट थे, परंतु डोर डंगर जो है कि नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे, जैसे गाय बंधी और रंभाने लगी हूँ। मैं एकदम, लेखक कहते हैं, एकदम खड़ा हो गया। शून्य आंखों से भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासों में इनका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थीं और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियां बंधी थीं। ऐसा लगा जैसे कि लेखक का गला रुंध गया हो, लेखक का गला भर्रा आया हो, और उनका मन हो रहा था कि वो जोर जोर से रोने लगे। उनका मन पूरी तरह से भरा आया था। माँ का रोना। यहाँ पर जो है कि लेखक घर में विभिन्न स्थानों पर जाते जाते दालान में जाते हैं।
वे वहाँ अपनी माँ को रोते हुए देखते हैं। वे माँ से रोने का कारण पूछते हैं तो वे केवल इतना कहती हैं, जब तक मैं जी रही हूँ तब तक यह घर मत निकालो। माँ जो है कि घर के दालान के एक कोने में जा कर के माँ रो रही थी और जोर जोर से वो रो रही थी। इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच लेखक पूछते हैं कि माँ तुम क्यों रो रही हो। माँ अकेली जो है कि बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर बीच दालान में लेखक पहुँचते हैं। माँ वहाँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर हैं और लेखक देखते हैं कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा उसकी हालत नहीं है। लेखक कहते हैं पास जाकर पूछा, यह क्या है, तू रो क्यों रही है माँ। वह जोर से रो पड़ी। यह घर बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूं तब तक मत बेचो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहे वो करना। माँ ने जो है कि पुत्र से आग्रह किया कि बेटा मैं जब तक जी रही हूँ मकान मत बेचना, मकान खरीदने वाले का आना। लेखक के छोटे भाई के साथ वह आदमी आता है जो मकान खरीदने वाला था। माँ छोटे भाई से भी तब तक यह मकान न बेचने के लिए कहती है जब तक कि वह जिंदा है। कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग इस मकान को मत बेचो। इसके बाद मेरे न रहने पर तुम्हारी जो जैसी इच्छा होगी, तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम वो कर लेना, लेकिन जब तक मैं हूँ इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं और उन यादों के बीच मुझे रहने दो, बस इस घर को मत बेचो। माँ को रोता हुआ देखकर जो है कि दुख हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग, यह लगाव देखकर लेखक को ऐसा लगा कि नहीं, माँ अभी भी इस संसार में, इस संसार से उसको लगाव है। छोटा भाई माँ की भावनाएं समझ जाता है और वह मकान खरीदने वाले आदमी से कहता है, भाई कुछ समय रुक जाओ, हम यह घर देंगे तो तुमको ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे, पर इस समय जो है कि तुम थोड़े दिन रुक जाओ। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के पास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनवाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही बनवाएंगे। सब लोग जो है कि माँ को फोरशाद देने लगे। माँ को ऐसा ही मकान, बहुत सुविधाओं वाला मकान नहीं चाहिए था। माँ को वो मिट्टी चाहिए थी, माँ को वही जगह चाहिए थी जहाँ पे माँ ने इतने दिनों अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन बिताया था, अपने बच्चों को जन्म दिया था, अपने बच्चों का ब्याह किया था, जीवन की एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशियाँ और गम को वहाँ पे संजोया था। माँ को तो बस वो घर ही चाहिए था। सबकी छाती से पत्थर उतरा। इस निर्णय से घर के सभी लोगों की छाती पर से जैसे एक पत्थर सा हट गया। अब
सभा सभी प्रसन्न थे। यहाँ सभा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे सभी, यहाँ पर सभी प्रसन्न थे। अब सभी प्रसन्न थे, यानी कि घर बेचने का निर्णय खत्म हो जाता है, नहीं बेचने की बात होती है और सब जो है कि प्रसन्न हो जाते हैं। और जो है कि घर बेचने का जो निर्णय था वो माँ ने क्यों ना कहा था, एक बार देखना। माँ ने कहा कि इस घर की, मैं इस घर की तहसील तक ईंटें चढ़ाई हूँ। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से यह घर बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने जो है कि मकान न बेचने का फैसला सबके सामने सुना दिया। और लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि हम सब जो है कि जिस कश्मकश से गुजर रहे थे वो कश्मकश हट गई। बरसात के बाद खुले आसमान में जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर भी हंस रहा था। जैसे बादलों से घिरा आकाश हो और पल में जोर हवाओं का वेग बहे और बादल छट जाएं और आकाश जो है कि सुंदर स्वच्छ दिखने लगे, ऐसा माँ का चेहरा देख करके लेखक और उनके भाई प्रसन्न हो गए। अदृश्य गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ कि कोई अदृश्य गृह देवता है इस घर में, जिन्होंने हमारे इस फैसले को बदल दिया और माँ की उम्मीदों को जो है कि ताकत दे दी। देख रहे हैं हम लोग शब्दार्थ। अस्थाई, कायमी, टिकाऊ। पुश्तैनी, पीढ़ियों से चला आया हुआ। सामाजिक, समाज का। बेढंगा, अटपटा। आगंतुक, अचानक आने वाला अजनबिया मेहमान। आकर्षण, खिंचाव, लगाव। जर्जरित, जो जीर्ण हो गया हो, यानी कि जो पुराना हो गया हो। चौमासा, बरसात का मौसम। दालान, बैठका। अनुमति, इजाजत। व्यवहार कुशल, लेन देन में कुशल। सिफारिश, किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना। भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके। टीस, कसक, रह रहकर उठने वाली पीड़ा। व्यग्र, व्याकुल, परेशान। पीढ़ी, वंश, परंपरा की कड़ी। शहतीर, पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कड़ी, जिसे धरन कहते हैं। तसले, बड़े कटोरे की शक्ल का लोहे का बड़ा बर्तन। अलाव, तापने के लिए जलाई हुई आग, कौड़ा भी इसे कहा जाता है। जीर्ण, पुराना। भावुकता, भावुक होने का भाव। गूंजना, आवाज का टकराकर लौटना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। भावुक, लौटना। उलाहना, किसी व्यवहार बर्ताव की शिकायत। ककहरा, क से ह तक के अक्षरों की वर्णमाला ककहरा कहलाती है। नाद, पशुओं को चारा खिलाने का पात्र नाद कहलाता है, जिसमें पशु जो है कि
चारा खाता है उसे नांद कहते हैं। ढोर, ढोर यानी होता है पशु, जहाँ पे अनेक प्रकार के पशु रहते हैं, गाय, भैंस, बकरी। ओ रंभाना, गाय, बैल का बोलना। कोठियाँ, अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा बर्तन जिसे डेहरी कहते हैं। रही, खैरल, मथनी। आवास, अवसान, मृत्यु, निधन। जीवंत, जिंदा। कसक, टीस, पीड़ा। सहमति, राय, सहमति, राय। इकरारनामा, करार पत्र, इकरारनामा, करार पत्र। उमंग, उल्लास, जोश। और लास्ट है नजाकत यानी सुकुमारिता, नजाकत यानी सुकुमारिता। अदृष्ट यानी के लुप्त, अदृष्ट, लुप्त। ये हैं हमारे पाठ से रिलेटेड जो है कि इम्पोर्टेंट शब्दार्थ। और इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट, आपको पता ही है कि वर्कशीट जाएगी, तो वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको नोटबुक में लिखना है। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो टीचर से आपको पूछना है। ओके, थैंक यू सो मच।